अब जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसे कहते हैं? अच्छा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी शॉर्ट फॉर्म है और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहा जाता है, पीपीएफ भी कहा जाता है। हम इसकी तरफ आएंगे, पहले हम इसके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब समझते हैं। देखें, प्रोडक्शन का मतलब हमारे पास क्या होता है? टू मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सर्विसेज। आप कोई फैक्ट्री है आपका कोई कारोबार है, आप दो तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हो या फिर आप जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो जब भी आप प्रोडक्ट्स बनाते हो, खुद मैन्युफैक्चर करते हो, तो उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि कितना बना सकते हैं हम। प्रोडक्शन चीजें हम मैन्युफैक्चर करेंगे, कितना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये पॉसिबिलिटी का मतलब कितना बना सकते हैं आप, क्या लिमिट है आपकी। कर्व का मतलब वो बॉर्डर लाइन होती है, यानी प्रोडक्शन चीजें बनाना, पॉसिबिलिटी कितनी हद तक बना सकते हैं, और उस हद को एक लाइन से हम मेंशन करते हैं। यानी यूं समझ लें कि जो बॉर्डर होता है, जैसे पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, चाइना से है, इंडिया से है, अफगानिस्तान से, ईरान से है, तो जो हमारे बॉर्डर है तो वो बॉर्डर लाइन होती है ना हमारी। तो कर्व का मतलब वो बॉर्डर लाइन है, पॉसिबिलिटी की लिमिट है आपकी। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब आप जो भी चीजें बना रहे हो वो कितनी हद तक बना सकते हो। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें 3 पॉइंट्स को जहन में रखना है। जो पहला पॉइंट ये है कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कॉन्सेप्ट हमेशा उन बिजनेसेस के ऊपर अप्लाई होगा जो कि 2 प्रोडक्ट्स बनाते होंगे। ठीक है, अगर आप जो है वो एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपके ऊपर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, ये 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है। तो समझ में ये आया पहला पॉइंट इसका, 2 गुड्स यानी 2 प्रोडक्ट्स होना जरूरी है, 2 प्रोडक्ट्स होना जरूरी है एटलीस्ट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये आपको मैक्सिमम आउटपुट शो करता है ऑफ ईच प्रोडक्ट। लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा कि मैक्सिमम आउटपुट ऑफ ईच प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम आउटपुट ऑफ ईच प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अगर हम 2 तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेट्स सपोज हम चॉकलेट और बिस्किट बनाते हैं, तो मैक्सिमम आउटपुट दूसरे वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, चॉकलेट और बिस्किट्स बना रहे हैं, तो कितने मैं चॉकलेट्स बना सकता हूं, कितने मैं बिस्किट्स बना सकता हूं। जैसा कि मेरे पास जितनी मशीन्स हैं, जितनी लेबर है, जितने रिसोर्सेस हैं, अगर वो मैं सारे के सारे चॉकलेट पे लगा दूं तो मैं मैक्सिमम कितनी चॉकलेट्स बना सकता हूं। या फिर मैं अपने सारे के सारे रिसोर्सेस उठा के बिस्किट्स पे लगा दूं तो मैं बिस्किट्स कितनी बना सकता हूं। तो मुझे क्लियर ये हुआ कि मैक्सिमम आउटपुट का मतलब है कोई दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट मैक्सिमम कितना बन सकता है। यानी अगर मैं अपने सारे रिसोर्सेज चॉकलेट पे लगा दूं तो मैं बिस्किट तो नहीं बना सकता ना, लेकिन अगर मैं अपने सारे रिसोर्सेज चॉकलेट पे लगा दूंगा तो मैं मैक्सिमम कितनी चॉकलेट्स बना सकता हूं। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें मैक्सिमम आउटपुट भी बताता है। आप देखिएगा यहाँ पर नीचे एग्जांपल मैंने बनाई हुई है आप लोग के लिए कि एक फैक्ट्री आप लोग के पास है और ये 2 प्रोडक्ट्स बना रही थी, चॉकलेट और बिस्किट। अगर मैं अपने सारे रिसोर्सेज चॉकलेट पे लगा दूं तो मैं मैक्सिमम 2000 चॉकलेट्स बना सकता हूं, यूनिट्स बना सकता हूं। और जाहिर सी बात है, जब मैं अपने सारे रिसोर्सेज चॉकलेट पे लगा दूंगा तो मैं एक भी बिस्किट नहीं बना सकता। इसी तरीके से अगर मैं अपने सारे रिसोर्सेज बिस्किट्स पे लगा दूं तो मैं 4000 यूनिट्स बना सकता हूं बिस्किट के। तो मैं अपने सारे रिसोर्सेज बिस्किट पे लगा दूं तो बिस्किट का मैक्सिमम आउटपुट कितना हो जाएगा? 4000। और ऑब्वियस सी बात है, जब मैं अपने सारे रिसोर्सेज बिस्किट पे लगा दूंगा तो मैं चॉकलेट तो नहीं बना पाऊंगा। तो क्लियर हमें ये हुआ कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व 2 प्रोडक्ट्स के केस में यूज होता है। दूसरा, ये मैक्सिमम आउटपुट बताता है। मैक्सिमम आउटपुट का मतलब क्या है? कोई एक प्रोडक्ट अगर हम दोनों में से बनाएं और सारे रिसोर्सेज उसी प्रोडक्ट पे लगाएं तो वो मैक्सिमम कितना बन सकता है। जैसे चॉकलेट के केस में 2000 चॉकलेट्स बन सकती हैं तो बिस्किट 0 हो जाएंगी, और बिस्किट्स के केस में 4000 बिस्किट्स बन सकती हैं लेकिन चॉकलेट फिर एक भी नहीं बनेगी। तो ये मैक्सिमम आउटपुट बताता है, लिमिट बताता है कि अगर सारे रिसोर्सेज एक की तरफ डाल दोगे तो वो मैक्सिमम कितना बन जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स है। लेकिन अब बिजनेस है वो कहता है यार मुझे दोनों प्रोडक्ट बनाने हैं ना, मैं तो चॉकलेट और बिस्किट्स मेरा दोनों का काम है, तो मैं तो दोनों प्रोडक्ट्स बनाऊंगा। तो जब वो दोनों प्रोडक्ट्स बनाएगा तो कुछ बिस्किट्स बनाएगा और कुछ चॉकलेट्स बनाएगा, तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है। जैसे पैंट आप पहनते हो, ऊपर शर्ट पहनते हैं आप, तो ये क्या होता है? ये मैचिंग होता है आपका ना, कॉम्बिनेशन होता है। आपने ब्लैक कलर की जो है वो पैंट पहनी हुई है तो ऊपर आपने जो है वो ब्लू कलर की शर्ट पहन ली, तो ये कॉम्बिनेशन होता है आपका। तो कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि आप कुछ बिस्किट्स भी बनाओगे, कुछ चॉकलेट्स भी बनाओगे। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको ये कॉम्बिनेशंस भी बताता है। ये देखें,
कॉम्बिनेशंस का मतलब फैक्ट्री विल प्रोड्यूस बोथ प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स बना रहा है और बिस्किट्स भी बना रहा है। तो लेट्स सपोज अगर वो 1000 चॉकलेट्स बना रहा है तो वो 2000 बिस्किट्स भी बना रहा है, मतलब दोनों चीजें बन रही होंगी यहाँ पर। लेकिन मैक्सिमम आउटपुट के केस में दोनों चीजें नहीं बन रही होंगी। मैक्सिमम आउटपुट के केस में अगर आप अपने सारे रिसोर्सेज चॉकलेट्स पे लगा देते हो तो आप बिस्किट्स नहीं बना सकते, और कॉम्बिनेशन के केस में आप दोनों प्रोडक्ट्स बनाओगे, यानी आप चॉकलेट्स भी बना रहे हो और बिस्किट्स भी बना रहे हो। तो क्लियर हमें क्या हुआ? क्लियर हमें ये हुआ कि ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये दो प्रोडक्ट्स के केस में यूज होता है। दोनों प्रोडक्ट्स का ये इंडिविजुअली अलग अलग मैक्सिमम आउटपुट भी बताता है, और अगर हम दोनों प्रोडक्ट्स बनाना चाहें तो कितना चॉकलेट कितना बिस्किट बनेगा ये कॉम्बिनेशन भी आपको बताता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें आपने ये याद रखना है कि जो टेक्नोलॉजी है ये आपकी कांस्टेंट है। मतलब ये है कि आपके पास 10 मशीन्स हैं तो 10 की 10 मशीन्स एक ही टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 10 में से कुछ मशीन्स पुरानी टेक्नोलॉजी की हैं, कुछ मशीन्स नई टेक्नोलॉजी की हों। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होनी चाहिए आपके पास। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनेगा कैसे? जैसे यहाँ देखिएगा, एक y एक्सेस होगा आपके पास और एक x एक्सेस होगा। ये हमने दो एक्सेस ड्रॉ कर दिए अपने पास। अच्छा, जो चॉकलेट्स हमने मैक्सिमम सोची थी वो 2000 और जो बिस्किट्स हमने मैक्सिमम सोची थी वो 4000। ये हमने अज्यूम किया है, कोई इसकी कैलकुलेशन नहीं है। तो हमने y एक्सेस पे चॉकलेट रख दी, x एक्सेस पे बिस्किट रख दिया। आपकी मर्जी है, आप बिस्किट को y एक्सेस पे रख दें, चॉकलेट को x एक्सेस पे रख दें, डजंट मैटर। तो चॉकलेट्स की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2000 है और बिस्किट्स की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 4000 है। तो हमने यहाँ 4000 और यहाँ 2000 लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इस 2000 वाली लाइन को लेके 4000 वाले से अटैच कर देंगे, यानी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो यहाँ से यहाँ तक आपको टच करेगी। ये जो लाइन आपने अटैच की है, अब ये लाइन आपके पास क्या है? ये आपकी लिमिट है, यानी आप इससे ज़्यादा नहीं बना सकते भाई। अगर आप 2000 बिस्किट चॉकलेट्स बनाओगे तो ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है, और या फिर अगर आप 4000 बिस्किट्स बनाओगे तो ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन एक्चुअली आपको क्या बता रही है? ये आपकी लिमिट बता रही है। आप इससे बाहर नहीं जा सकते, या तो इसके ऊपर रह के आप प्रोडक्शन कर सकते हैं या इसके अंदर रह के आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके बाहर आप नहीं जा सकते क्योंकि ये आपकी लिमिट है। तो मैंने अभी पहले कहा था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर प्रोडक्शन का मतलब चीजें बनाना, पॉसिबिलिटी का मतलब किस हद तक, और कर्व का मतलब बॉर्डर लाइन। तो हमें क्लियर ये हुआ कि प्रोडक्शन में हम चॉकलेट और बिस्किट्स बना रहे हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी के अंदर 2000 इसके बन सकते हैं या 4000 इसके बन सकते हैं, और कर्व का मतलब ये लाइन है, ये लिमिट है। इस लिमिट के बाहर हम नहीं जा सकते। हम प्रोडक्शन या तो इस लिमिट के ऊपर कर सकते हैं या इस लिमिट के अंदर रहते हुए कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डायग्राम थी। फर्दर आगे चलेंगे, इस डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो अब देख सकते हैं कि y एक्सिस पे वही हमने चॉकलेट्स रखी, x एक्सिस पे वही हमने बिस्किट्स रखी। अच्छा, अब हमने इसकी मैक्सिमम लिमिट 2000 तय की थी और इसकी मैक्सिमम लिमिट हमने 4000 सेट की थी। 2000 को 4000 से हमने जोड़ दिया। एक पॉइंट हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर बनाया जिसको हमने पॉइंट E का नाम दिया है। एक पॉइंट हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर बनाया जिसको हमने पॉइंट D के नाम से डिनोट किया, और 3 पॉइंट्स हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर बनाए जिनको हमने A, B और C का नाम दिया। अच्छा, अब इन तीनों पॉइंट्स को समझेंगे। ये जो पॉइंट E है ना, इसका मतलब क्या है? इसको कहते हैं इनएफिशिएंट, अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज कहते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि अगर मशीन जो फैक्ट्री है उसके पास 10 मशीन्स हैं, 20 मशीन्स हैं, वो सारी मशीन्स इस्तेमाल नहीं कर रहा इस वक्त, क्योंकि हो सकता है कि प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, अभी नया कारोबार है। 10 मशीन्स हैं, 10 में से आप 6 मशीन्स इस्तेमाल कर रहे हो, 4 मशीन्स खाली पड़ी हुई हैं। आपके पास 100 बंदा काम करता है, उसमें से 80 बंदा काम कर रहा है, 20 बंदा फारिग बैठा हुआ है। आपके पास 10 रूम्स हैं जिसमें से 8 रूम इस्तेमाल हो रहे हैं, 2 रूम खाली पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आप उनको प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो इसी वजह से हम कोई भी पॉइंट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर है, रिसोर्सेज हैं लेकिन हम उनको प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, या फिर हम उनको वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो वेस्ट हो रहे होंगे। तो क्लियर ये हुआ कि कोई भी पॉइंट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर मौजूद होता है उसे हम इनएफिशिएंट कहते हैं,
बिकॉज हम सारे रिसोर्सेज प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर रहे। कोई भी पॉइंट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर होगा, बियॉन्ड पीपीसी होगा, तो इसका मतलब है हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है ना वहां तक जाने के लिए, क्योंकि कोई भी पॉइंट जो इस लाइन से बाहर होगा ना वो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उतने रिसोर्सेज है ही नहीं हमारे पास, उतना प्रोड्यूस करने के लिए जितनी मशीन्स चाहिए वो है नहीं हमारे पास। तो क्लियर ये हुआ कि कोई भी पॉइंट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर होता है वो अनअटेनेबल होता है, वो लाहासिल है आपके लिए, ड्यू टू स्कैरसिटी, मतलब शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज है ना। जैसे मैं इतना प्रोड्यूस करना चाहता हूं, मैं 5000 चॉकलेट्स बनाना चाह रहा हूं, 10,000 बिस्किट्स बनाना चाह रहा हूं, तो वो तो अभी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारी मैक्सिमम लिमिट 2000 और 4000 की है, तो मैं 10,000 और 15,000 पे जा ही नहीं सकता। तो कोई भी पॉइंट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर होता है वो अनअटेनेबल होता है, लाहासिल होता है। क्यों? क्योंकि स्कैरसिटी है, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेस है। तीसरा, वो पॉइंट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर है, जैसे कि यहां पर मैंने 3 पॉइंट्स डाल दिए हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर। इसका मतलब यह है कि आप एफिशिएंट तरीके से अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब आपके पास 10 मशीन हैं, आप 10 की 10 इस्तेमाल कर रहे हो, आपके पास 10 रूम्स हैं, आप 10 के 10 रूम इस्तेमाल कर रहे हो, आपके पास 100 लेबर है, 100 लेबर्स हैं, 100 बंदा काम कर रहा है, आप उसको 100 के 100 बंदे को प्रॉपरली इस्तेमाल कर रहे हो। तो अगर आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली एफिशिएंटली यूज कर रहे हो तो इसका मतलब है आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी आप अपना कोई भी रिसोर्स जाया नहीं होने दे रहे। तो कोई भी पॉइंट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर मौजूद होता है इसे हम एफिशिएंट कहते हैं। तो ए, बी और सी ये तीनों पॉइंट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर मौजूद हैं, तो ये एफिशिएंट पॉइंट्स कहलाएंगे। कोई भी पॉइंट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर मौजूद होता है इसे हम इनएफिशिएंट कहते हैं, और कोई भी पॉइंट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर होता है इसे हम अनअटेनेबल कहते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात जो आपने समझनी है इसके अंदर कि देखें ए पॉइंट के अंदर क्या है। ए पॉइंट के अंदर मैं 1500 चॉकलेट्स बना सकता हूं और 1000 बिस्किट्स बना सकता हूं। एक पॉइंट तो मेरे पास ये है, या तो मैं 1500 चॉकलेट्स बनाऊंगा और उसके साथ में 1000 बिस्किट्स भी बना सकता हूं। बी पॉइंट आपको ये कहता है कि अगर आप 1000 चॉकलेट्स बनाओगे तो आप 2000 बिस्किट्स भी बना लोगे, तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन है बी। तीसरा कॉम्बिनेशन सी है, मैं अगर 500 चॉकलेट्स बनाऊंगा तो मैं 3000 बिस्किट्स भी बना सकता हूं। तो मेरे पास 3 कॉम्बिनेशंस हैं, ए, बी और सी। अगर मेरी चॉकलेट्स की डिमांड ज्यादा है तो मैं भाई ए वाले पॉइंट पे बनाऊंगा, अगर मेरी बिस्किट्स की डिमांड ज्यादा है तो मैं सी वाले पॉइंट पे आके प्रोडक्शन करूंगा, और अगर मैंने दोनों बराबर बनाने हैं तो मैं बी वाले पॉइंट पे आ जाऊंगा। लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही है ना बेटा, आप ये तीनों पॉइंट्स नहीं बना सकते, आप तीनों में से कोई एक पॉइंट बना सकते हैं, यानी ए, बी और सी आप कोई एक कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो एट अ टाइम। यानी अगर मैं ए कॉम्बिनेशन चूज करता हूं तो ये मेरी क्या बन जाएगी, चॉइस, और मैं बी और सी नहीं बना पाऊंगा तो बी और सी मैं छोड़ रहा हूं, तो बी और सी छोड़ना मेरे लिए क्या कहलाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जिसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं वो चॉइस, जिसे हम छोड़ देते हैं वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाता है। तो अगर मैं ए सेलेक्ट करता हूं तो इट विल बी माय चॉइस, एंड मैं बी और सी छोड़ दूंगा तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। मैं तीनों क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि सर मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, तो जिसकी वजह से मुझे एक सेलेक्ट करना पड़ रहा है, 2 छोड़ने पड़ रहे हैं। जिसको मैं सेलेक्ट करूंगा चॉइस, जिसे मैं छोड़ दूंगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तीनों क्यों नहीं बना सकता, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज यानी स्कैरसिटी हो गया आपके पास। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास कॉम्बिनेशन ए, बी और सी था। सेलेक्टिंग एनी वन इज चॉइस, फॉरगो एनी टू इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे कि हमने डिस्कस किया। प्रोडक्शन पॉइंट्स ऑन पीपीसी एफिशिएंट, ए, बी और सी की हमने बात की। इनसाइड पीपीसी इनएफिशिएंट हो गया आपके पास, और बियॉन्ड पीपीसी, पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बाहर, ये अनअटेनेबल यानी ड्यू टू स्कैरसिटी। तो हमें क्लियर ये हुआ कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो हमें इनएफिशिएंट पॉइंट शो करता है जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर होता है, एफिशिएंट पॉइंट शो करता है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर होता है, जैसे कि ए, बी और सी है, और स्कैरसिटी अनअटेनेबल वाला पॉइंट शो करता है जो कि बियॉन्ड पीपीसी यानी पीपीसी के बाहर होता है आपके पास। इसी तरीके से 3 कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए इसके अंदर, चॉइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और स्कैरसिटी। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व 3 माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट शो करता है।
माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स क्या है? ये चॉइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और स्कैर्सिटी, ये माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कहलाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व 3 तरह के जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें पहला चॉइस है। जैसे हमने कहा ए और बी और सी में से अगर मैं ए सेलेक्ट करता हूं तो ए विल बी माय चॉइस, बी और सी को छोड़ दूंगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तीनों क्यों नहीं बना सकता? रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, स्कैर्सिटी। और जो पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर है वो भी मेरे पास किस में आ जाएगा? स्कैर्सिटी में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो जाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं इनको हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अजम्पशंस का मतलब है कि अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। अजम्पशंस को हम प्री कंडीशंस के नाम से भी जो है वो बोलते हैं। हो सकता है कि जब आपका एमसीक्यू आए तो उसमें वो अजम्पशंस के बजाय प्री कंडीशंस का नाम रखे। तो कहने का मकसद क्या है? ये जो प्री कंडीशन या अजम्पशंस हैं, इसका मतलब है कि इनका अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के लिए एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होना जरूरी है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं सारे आपने यूज करने। इनपुट आर फिक्स्ड, चेंज इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज नॉट पॉसिबल। यानी इनपुट्स आर फिक्स्ड का मतलब क्या है? इनपुट्स का मतलब समझें। इनपुट्स तमाम वो चीजें होती हैं जिनसे मिला के आप प्रोडक्ट बनाते हो। जैसे लेट सपोज आप एक बिरयानी बनाना चाह रहे हो तो आपको चावल चाहिए, चिकन चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, मसाले चाहिए, ऑयल चाहिए। तो ये सारे इनपुट्स हैं, इनको मिला के आप प्रोडक्ट बनाओगे। तो ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर जो इनपुट्स हैं ये फिक्स्ड होने चाहिए, सारे एक ही तरह का मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए। 2 प्रोडक्ट्स होना जरूरी है, 2 गुड मॉडल है, और टेक्नोलॉजी का कांस्टेंट होना जरूरी है। सारी मशीनरी, सारी टेक्नोलॉजी सेम होनी चाहिए, किसी की टेक्नोलॉजी नई है, किसी की पुरानी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्लियर ये हुआ कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो प्री कंडीशंस है, जो अजम्पशंस हैं, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, इनपुट फिक्स होने चाहिए, 2 मॉडल जो है वो आपके पास, ये 2 गुड मॉडल है आपके पास, और 5वां जो है वो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी आपकी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। अच्छा जी, अब हमने जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की अजम्पशंस पढ़ ली थी। अजम्पशन के पास जो नेक्स्ट है हमारे पास वो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अब ये प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज का मतलब है कि इसकी नेचर क्या है। तो पहला ये है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और दूसरा ये कि ये कॉनकेव टू ओरिजिन है। तो इसकी 2 प्रॉपर्टीज हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉनकेव टू ओरिजिन। अच्छा, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, इसका मतलब क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब होता है कि जिन 2 चीजों से मिलके ये डायग्राम बन रही है, जैसे ये था ना हमारे पास, 2 चीजों से मिलके बन रही थी कि एक जगह हमने चॉकलेट्स रखी थी और दूसरी जगह हमने बिस्किट्स रखे थे, आपको याद होगा। तो जिन 2 चीजों से मिलके ये डायग्राम बनती है। अब एक बात बताओ, तुम अगर ज्यादा चॉकलेट्स बनाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बिस्किट्स कम करनी पड़ेंगी, और अगर तुम बिस्किट्स ज्यादा बनाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें चॉकलेट्स कम करनी पड़ेंगी। ऐसा ही है ना? तो क्लियर ये हुआ कि एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। तो जब भी 2 चीजें जिनसे मिलके वो डायग्राम बन रही है, उन दोनों चीजों के बीच में, जैसे चॉकलेट और बिस्किट्स की हमने बात की, उन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप है कि एक बढ़ेगा एक कम होगा, तो उसको नेगेटिव इनडायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं। और जब नेगेटिव इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशनशिप होगा उन 2 चीजों के बीच में, तो उनकी जो डायग्राम हम बनाते हैं उस डायग्राम को हम डाउनवर्ड स्लोपिंग कहते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि सर एक बढ़ रहा होता है तो एक कम हो रहा होता है, तो इसे हम डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट क्यों कहेंगे? ड्यू टू इनवर्स और इनडायरेक्ट और नेगेटिव रिलेशनशिप। क्लियर होती है बात? कॉनकेव टू ओरिजिन क्यों है? कॉनकेव टू ओरिजिन इस वजह से है क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होने का मतलब क्या है? जैसे लेट सपोज हम चॉकलेट्स और बिस्किट्स की एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम इसी को ही ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। अगर आप एक चॉकलेट बनाओगे ना, यानी जितने रिसोर्सेज लगा के आप एक चॉकलेट बनाओगे, तो उतने ही रिसोर्सेज के अंदर आप 2 बिस्किट्स बना सकते हो। तो मैं यूं कह सकता हूं कि एक चॉकलेट जब मैं बनाऊंगा तो मैं 2 बिस्किट्स नहीं बना पाऊंगा। क्लियर है? अब अगर मैं एक चॉकलेट बना रहा हूं तो 2 बिस्किट्स नहीं बना पा रहा। अगर मैं 2 चॉकलेट्स बनाऊं तो मैं 4 बिस्किट्स नहीं बना पाऊंगा ना, होना तो ये चाहिए। लेकिन ये कहता है नहीं, अगर आप 2 चॉकलेट्स बनाओगे तो 4 के बजाय 5 बिस्किट सेक्रीफाइस हो जाएंगी। इसी तरीके से 3 के लिए 6 होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है नहीं, 3 के बदले में 10 है।
तो कहने का मकसद क्या हुआ कि पहले अगर मैं एक चॉकलेट बना रहा था तो मैं 2 बिस्किट सेक्रीफाइस कर रहा था ना, तो ये 2 बिस्किट्स मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, यानी एक चॉकलेट बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, 2 बिस्किट्स। तो 2 चॉकलेट्स बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 4 बिस्किट्स होनी चाहिए, लेकिन ये कह रहा है नहीं 5 बिस्किट्स हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 4 होनी चाहिए लेकिन 5 हो गई है। तो समझ में आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये कॉनकेव जो होता है ना, कॉनकेव वाला मतलब ये है कि यूं बाहर की तरफ निकला हुआ होता है ये, तो ये कॉनकेव होने का रीजन ही यही है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है। अब सवाल ये बनता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ क्यों रही है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि बेटा जब आप बिस्किट्स कम करोगे, चॉकलेट्स बढ़ाओगे, तो भाई जब आप चॉकलेट्स बढ़ाओगे तो आप बिस्किट्स के रिसोर्सेज भी चॉकलेट पे इस्तेमाल करोगे ना। बिस्किट्स वाले जो वर्कर्स हैं उनको लेके आओगे कि भाई आओ चॉकलेट्स बनाओ। अब बिस्किट्स वाले लेबर को चॉकलेट तो बनानी आती ही नहीं है, तो जब वो चॉकलेट बनाएंगे, जब तक वो सीख नहीं जाएंगे तो वो रिसोर्सेज वेस्ट भी करेंगे, वो टाइम भी लगाएंगे, मटेरियल भी वेस्ट करेंगे। तो जितने कम टाइम में जितने अच्छे तरीके से वो बिस्किट्स बना सकते थे, उतने अच्छे तरीके से वो चॉकलेट्स थोड़ी बना सकते हैं। तो हमें क्लियर ये हुआ कि रिसोर्सेज कंपैटिबल नहीं है, बिस्किट्स की लेबर चॉकलेट्स नहीं बना सकती, तो ये कंपैटिबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हम उनको यूज कर रहे हैं, इधर लाके चॉकलेट्स में लाके यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो चॉकलेट बनाते हुए मटेरियल भी वेस्ट करेंगे, टाइम भी ज्यादा लगाएंगे। तो समझ में आया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो अगर आपके रिसोर्सेज कंपैटिबल नहीं है और आप ज्यादा बनाना चाहते हो चॉकलेट्स को, तो आप बिस्किट्स के रिसोर्सेज चॉकलेट पे लगाओगे। अब बिस्किट्स के रिसोर्सेज चॉकलेट के साथ कंपैटिबल थोड़ी हैं। तो क्लियर हमें ये हुआ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती रहती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर, जिसकी वजह से जो इसका शेप होता है वो कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। कॉनकेव मिरर्स आपने देखे होंगे, आप नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ कट्स होते हैं, उन कट्स पे सामने जो है वो एक मिरर लगा हुआ होता है, जिससे हमें यहाँ से जा रहे होते हैं तो वहाँ से आने का वक्त पता चल जाता है, जो वहाँ से आ रहा होता है उसको यहाँ से आने वाले का पता होता है। इसी तरीके से आप मॉल्स वगैरह जाते हैं तो नीचे बेसमेंट पे जो पार्किंग होती है, उस पार्किंग में बेसमेंट में जो पार्किंग होती है उसमें आपने देखा होगा कि उधर भी मिरर्स लगे हुए होते हैं, तो वो कॉनकेव होते हैं, वो कुछ इस तरीके से होते हैं, बाहर की तरफ ये शेप इसका निकला हुआ होता है। इसी तरीके से इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होने का एक और जो आपके पास एग्जाम्पल है वो ये है कि आपके पास एक किसान है, उसके पास 2 ज़मीनें हैं, ज़मीन ए और लैंड बी कर देते हैं हम, लैंड ए और लैंड बी कर देते हैं। जो पहली ज़मीन है उसमें वो चावल उगा सकता है और वो चावल के लिए बेहतरीन है। जो दूसरी ज़मीन है वहाँ वो कॉटन उगा सकता है, वो कॉटन के लिए बेहतरीन है। अगर वो यहाँ चावल उगाएगा ना तो वो 1000 किलो चावल उगा सकता है, और अगर वो यहाँ कॉटन उगाएगा तो लेट सपोज वो 1000 किलो कॉटन उगा सकता है। लेकिन अगर वो दोनों जगह पे चावल उगाएगा तो भाई जो दूसरी वाली ज़मीन है वो तो कॉटन के लिए अच्छी है, वो चावल के लिए थोड़ी अच्छी है। तो अगर वो वहाँ चावल उगाएगा तो वो वहाँ लेट सपोज 300 किलो चावल उगा पाएगा, लेकिन उसी ज़मीन पे अगर वो कॉटन उगाता तो वो 1000 किलो कॉटन उगाता, तो उसने 300 किलो चावल उगाने के लिए 700 किलो कॉटन को सेक्रीफाइस किया। तो आप नोट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी ज़्यादा है। तो क्लियर हमें ये हुआ कि ये ज़मीन जो बी वाली ज़मीन है ये कॉटन के लिए कंपैटिबल है, ये राइस के लिए कंपैटिबल नहीं है। लेकिन अगर आप इस पे राइस उगाओगे तो जितना कॉटन उगा सकते हो उतना राइस थोड़ी उगाओगे। तो क्लियर ये हुआ कि जब रिसोर्सेस आपस में कंपैटिबल नहीं होते तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीज होती है, और जो शेप इसका बनता है वो कॉनकेव टू ओरिजिन बनता है। तो भाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो प्रॉपर्टीज हैं वो 2 हैं। एक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट है, क्यों? क्योंकि 2 चीजें जिनसे मिलके ये डायग्राम हमारे पास बनती है, उन दोनों के बीच में नेगेटिव इनडायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप होता है। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो कॉनकेव टू ओरिजिन है, क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर दोनों प्रोडक्ट्स के रिसोर्सेस आपस में कंपैटिबल नहीं है। यहां तक क्लियर हो जाता है। फर्दर आगे चलेंगे, जब मजीद आगे चलेंगे तो फिर हमने जो है वो एक और चीज पढ़नी है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं? देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है जब प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, ज्यादा चीजें बनना शुरू हो जाती हैं। यानी किसी भी मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि उस मुल्क में ज्यादा चीजें बनना शुरू हो रही हैं पहले से।
तो अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, पहले से ज्यादा चीजें बनना शुरू हो रही हैं, तो उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे पास दो तरह की है, एक एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ है और एक पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ है। अब एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ हम किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है? देखें, एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन बाय यूजिंग अनयूज्ड और अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेस। आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, प्रोडक्शन को बढ़ाना इस इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जो रिसोर्सेज है आपके पास मौजूद थे, लेकिन आप उनको यूज नहीं कर रहे थे, डिमांड कम थी, लोग खरीद नहीं रहे थे, तो आप ज्यादा चीजें नहीं बना पा रहे थे। अब अगर आप उन अनयूज रिसोर्सेज को जो खाली पड़े हुए थे उनको यूज करना शुरू करोगे, तो जाहिर सी बात है आप पहले जितना बना रहे थे उससे ज्यादा बनाओगे। तो जब आप ज्यादा बनाना शुरू करोगे तो प्रोडक्शन बढ़ गई। प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ है। और ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये आपके पास किसकी वजह से हुई? सर, अनयूज रिसोर्सेज को यूज कर किया हमने और प्रोडक्शन बढ़ाई। जैसे आपके पास मशीन्स हैं, आपके पास 10 मशीन्स मौजूद थी टोटल, आप उसमें से इस वक्त 6 मशीन्स इस्तेमाल करके 5000 आउटपुट मतलब जितने प्रोडक्ट्स आप बनाओगे, तो आप 10 मशीन्स में से 6 मशीन्स इस्तेमाल करके 5000 का आउटपुट जनरेट कर रहे थे। आपके पास 4 मशीन्स खाली रखी हुई थी, तो क्या आप अपने सारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज कर रहे थे? नहीं सर। तो इसका मतलब आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर तो नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं लेकिन आप सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो आप इनएफिशिएंट है। और इनएफिशिएंट वाला पॉइंट जो होता है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर होता है। तो हमें समझ में आया कि ए वाला जो पॉइंट है वो इनएफिशिएंट है और इस वक्त हम ए वाले पॉइंट पर मौजूद हैं। रीजन ये है कि सर हम अपने सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, यानी 10 मशीन्स में से हम 6 मशीन्स यूज कर रहे हैं, तो 4 तो हम खाली रख के बैठे हुए। अब आपने क्या किया, आपके पास ऑर्डर्स आ गए, डिमांड बढ़ गई, तो आपने वो 4 मशीन्स में से 2 मशीन्स और इस्तेमाल कर ली, तो आपके पास 10 मशीन्स हैं, अब आपने 8 इस्तेमाल कर ली। अब पहले 4 खाली पड़ी हुई थी, अब 2 खाली हैं। जब आप 10 में से 8 मशीन्स इस्तेमाल करके अब आप पहले से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, पहले आप 5000 बना रहे थे, अब आप 7000 बना रहे हो, तो प्रोडक्शन देखे ना बढ़ गई। और प्रोडक्शन कैसे बढ़ी? सर, जो अनयूज रिसोर्सेज थे, 4 मशीन्स खाली पड़ी हुई थी, उसमें से हमने 2 मशीन इस्तेमाल कर ली, तो अनयूज रिसोर्सेज को यूज करके आपने प्रोडक्शन क्या कर दी? बढ़ा दी। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। इसी तरीके से 10 मशीन्स थी, अब आपने 10 की 10 इस्तेमाल कर ली, जो 2 खाली पड़ी थी वो भी इस्तेमाल कर ली, और आपने 9000 जो है वो प्रोडक्ट्स बनाए, तो अब आपने सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लिए। तो समझ में ये आया कि शुरू में 10 मशीन्स थी जिसमें से मैं 6 इस्तेमाल कर रहा था, फिर मैंने 8 इस्तेमाल की, तो मैं थोड़ा सा आगे की तरफ आ गया। ऐसा ही है, अब मैंने 10 की 10 इस्तेमाल कर ली, तो मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर मौजूद हूं। तो मुझे क्लियर ये हुआ कि जब मैं 10 की 10 मशीन इस्तेमाल कर लूंगा तो मैं एफिशिएंट हो जाऊंगा, और जब मैं एफिशिएंट हो जाऊंगा तो मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर आ जाऊंगा। तो एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ तब तक होती है जब तक आप इनएफिशिएंट से एफिशिएंट की तरफ नहीं आ जाते, यानी इनसाइड पीपीसी से आप ऑन पीपीसी जब तक नहीं आ जाते, तब तक जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं अनयूज रिसोर्सेज को यूज करके, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ तो है, लेकिन वो कौन सी इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगी भाई? एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगी। इसके बाद पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ है। पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? आप एफिशिएंट हो चुके हैं, आप अपनी मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूज कर चुके हैं, एफिशिएंटली आप यूज कर चुके हैं, अब आपके पास मजीद रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, आपने सारे के सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लिए हैं, तो आप एफिशिएंट पॉइंट पे मौजूद हैं। और हमें पता है कि यार अब इससे ज्यादा तो हम बना ही नहीं सकते ना, क्योंकि हम अपनी लिमिट पर आ गए। तो अब रिसोर्सेज सारे इस्तेमाल हो चुके हैं, जितनी लेबर थी सारी इस्तेमाल हो गई है, जितनी मशीन्स थी सारी इस्तेमाल हो गई है, जितने रूम्स थे सारे इस्तेमाल हो गए, यानी आप फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हो। अब पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ इसके बाद होती है, यानी अब अगर आपने ज्यादा बनाना है और ज्यादा बनाना है, यानी अब आपने जैसे कि 10 की 10 मशीन इस्तेमाल करके आपने 9000 बना लिए, अब आपने और ज्यादा बनाने तो आपके पास और मशीन्स होनी चाहिए, और लेबर होनी चाहिए, वो तो है नहीं आपके पास। अब पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ यही हमें बताता है कि भाई अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है रिसोर्सेज के बढ़ने की वजह से, यानी पिछले एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारे पास क्या था? रिसोर्सेज थे, इस्तेमाल नहीं हो रहे थे,
तो वो अनयूज रिसोर्सेज को जब हमने यूज किया तो प्रोडक्शन बढ़ गई। फिर इस तरह करते करते हमने सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लिए तो हम एफिशिएंट पॉइंट पर आ गए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर आ गए। अब अगर हमने प्रोडक्शन बढ़ानी है मजीद तो हमें रिसोर्सेज को बढ़ाना होगा, यानी इंक्रीज इन रिसोर्सेज की वजह से प्रोडक्शन बढ़ जाती है, या हम यूं कह सकते हैं कि इंक्रीज इन रिसोर्सेज की वजह से अगर हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है तो ये जो प्रोडक्शन बढ़ी है ये इंक्रीज इन रिसोर्सेज की वजह से बढ़ी है ना। तो प्रोडक्शन बढ़ना इस इकोनॉमिक ग्रोथ, रिसोर्सेज के बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ना इस पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। अब रिसोर्सेज जो बढ़ सकते हैं उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, यही तो रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो 4 रिसोर्सेज हमारे पास हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ये बढ़ कैसे सकते हैं? देखिए ना, लैंड के केस में आप खरीद लो, रिक्लेम कर लो, डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो हमने ऑलरेडी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के टॉपिक के अंदर लैंड में पढ़ा था। लेबर के अंदर भी हमने पढ़ा था कि इमिग्रेशन हो जाए, ज़्यादा लोग आपके मुल्क में आ जाएं काम करने के लिए, आपके मुल्क में जो है वो लेबर बढ़ जाए, या फिर आपके मुल्क में जो है वो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाए जिसकी वजह से आपके पास ज़्यादा लेबर अवेलेबल हो। कैपिटल है, मशीनरीज हमारे मुल्क में ज़्यादा आ जाएं, ठीक है, या फिर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए जिसकी वजह से हम पहले जितना मैक्सिमम बना सकते थे अब उससे ज़्यादा बना सकते हैं। एंटरप्राइज का मतलब यही है कि आपके मुल्क में ज़्यादा बिजनेसेस खुलना शुरू हो जाएं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो दूसरे मुल्कों में कारोबार कर रही हैं वो आपके मुल्क में आके कारोबार करें। तो इस सब की वजह से जो है वो आपके रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। अब पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? जो आपकी मैक्सिमम लिमिट थी अब वो बढ़ जाएगी, यानी पहले आप जितना मैक्सिमम बना सकते थे अब आप उससे ज्यादा बनाएंगे, तो पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और इसके लिए रिसोर्सेज का बढ़ना जरूरी है। अब ये देखें, आपके इस बार नजर आ रहा होगा कि जो पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज पहले जो हमारी लिमिट थी, वो जो लिमिट थी हमारी वो ये वाली लाइन थी, ब्लैक वाली लाइन, यानी हम इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। लेकिन अब हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए, हमें पेट्रोल मिल गया, लेट्स सपोज हमारे मुल्क में ज़्यादा लोग आ गए काम करने के लिए और हमारे मुल्क में ज़्यादा बिजनेसेस ओपन हो गए, तो हम पहले जितना बना रहे थे जो मैक्सिमम लिमिट थी अब वो तो नहीं है, अब हमारी मैक्सिमम लिमिट क्या हो गई? बढ़ गई। जब मैक्सिमम लिमिट आपकी बढ़ जाएगी तो ये देखें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक और बनेगा, और ये हमें एरो बना के ये बता रहे हैं कि ये बाहर की तरफ बढ़ गया है। तो ये जो नया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना है ना, इसे हम कहेंगे प्रोडक्शन पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या हो रहा है? शिफ्ट आउटवर्ड्स हो रहा है। शिफ्ट आउटवर्ड्स का मतलब ये है कि ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट होता है, जीरो वाला पॉइंट जो होता है, जहां पर ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, इस जीरो वाले पॉइंट से ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये शिफ्ट आउटवर्ड कहलाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन इस जीरो वाले पॉइंट को कहते हैं। तो पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ तब होती है जब रिसोर्सेज बढ़ते हैं और उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ती है। तो जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो पहले हम जितना मैक्सिमम बना सकते थे, ब्लैक वाली लाइन हमें यह बता रही है कि पहले हम मैक्सिमम कितना बना सकते थे, अब उससे हम ज्यादा बनाएंगे तो हमारी लाइन जो है वो मैक्सिमम लाइन आगे की तरफ आ जाएगी, अब हम इतना मैक्सिमम बना सकते हैं। तो इसे हम शिफ्ट आउटवर्ड अवे फ्रॉम ओरिजिन कहेंगे, और हम एफिशिएंट से अनअटेनेबल की तरफ जाएंगे। यानी हमारा जो अनअटेनेबल पॉइंट होता है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर होता है ना। तो कहने का मकसद क्या है कि एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ में इनएफिशिएंट से एफिशिएंट की तरफ जा रहे थे, और पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ में एफिशिएंट से अनअटेनेबल की तरफ जा रहे होते हैं। तो पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ एक्चुअली हमारी मैक्सिमम लिमिट को बढ़ा देती है, और ये मैक्सिमम लिमिट को कैसे बढ़ाती है? रिसोर्सेज अगर हमारे इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारी मैक्सिमम लिमिट भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शिफ्ट आउटवर्ड करेगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि रिसोर्सेज कम होना शुरू हो जाए। रिसोर्सेज कम होना शुरू होते हैं, डिप्लीट होना शुरू होते हैं, तो इसका मतलब हमारी मैक्सिमम लिमिट पहले जितनी थी अब उससे कम हो जाएगी। तो ये देखें, पहले हमारी मैक्सिमम लिमिट ये थी, अब रिसोर्सेज के कम होने की वजह से अब मैक्सिमम लिमिट कम होके ये ब्लू वाली लाइन बन गई आपके पास। तो ऐसा कब होता है? जब रिसोर्सेज खत्म होना शुरू हो जाते हैं। जैसे गैस है, गैस पहले हमारे पास लेट्स सपोज 5-6 जगहों से गैस मिल रही थी, लेकिन कुछ जगहों से गैस निकलना बंद हो गई, तो हमारे पास गैस के रिसोर्सेज कम हो गए। तो पहले जितना प्रोडक्ट्स यानी गैस मिल सकती थी अब उससे कम मिल रही है,
तो पहले 5 जगहों से गैस मिल रही थी, तो लेट सपोज ये लिमिट थी। अब 3 जगहों से गैस मिल रही है, तो अब तो ये लिमिट नहीं होगी ना यार मैक्सिमम, क्योंकि अब 5 जगहें तो नहीं है, अब 3 जगह है। तो अब मैक्सिमम लिमिट हमारे पास अंदर आ गई, ब्लू वाली लाइन बन गई। तो जब भी रिसोर्सेज की कमी होगी, जैसे बहुत टाइम पहले की बात है, ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे अर्थक्वेक आया, और आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले जो है वो आपके पास बालाकोट वगैरह साइड पे बहुत बुरा अर्थक्वेक आ गया था। इनकी वजह से क्या हुआ कि रिसोर्सेज तबाह हो गए, फैक्ट्रीज तबाह हो गई, घर तबाह हो गए। तो जब तक वो सब कुछ वापस नहीं बन जाता, वापस से सब कुछ सही नहीं हो जाता, तब तक अब आपकी मैक्सिमम लिमिट क्या हो गई है, कम हो गई है। क्योंकि पहले आप जितना बना सकते थे, अब तो उतना नहीं बना सकते, क्योंकि सर बहुत से कारोबार तबाह हो गए। तो जब तक वो कारोबार वापस सेट नहीं हो जाते, वापस सब कुछ सही नहीं हो जाता, तब तक सर हमारी मैक्सिमम लिमिट पहले से क्या हो गई है, कम हो गई है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट इनवर्ट करेगा। मैक्सिमम लिमिट बढ़ेगी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट आउटवर्ड करेगा, जिसे आप पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं इसमें। और अगर मैक्सिमम लिमिट कम हो जाती है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शिफ्ट इनवर्ट करेगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट इनवर्ट टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, प्रोडक्शन कम हो रही है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है ये, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई है, डिक्रीज इन प्रोडक्शन है आपके पास। तो ये हमारे पास पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ था। लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो हमारे पास शेप्स ऑफ पीपीसी है। पीपीसी की जब हम शेप्स की बात करते हैं तो हम इसके डिज़ाइन की बात करते हैं। जैसे हमने कॉनकेव टू ओरिजिन पढ़ा, तो इसकी 3 शेप्स हैं हमारे पास। कॉन्वेक्स ना होने के बराबर है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पास नॉलेज होनी चाहिए। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के 3 शेप्स हैं। कॉनकेव टू ओरिजिन तो हमें पता है, अभी हमने डिटेल में पढ़ा है कि इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती है। लीनियर का मतलब क्या है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, और कॉनकेव का मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉन्वेक्स का मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज हो रही होगी आपके पास। कॉनकेव तो हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। अब हम आ रहे हैं इसकी तरफ, लीनियर की तरफ। लीनियर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब क्या है कि ये सर इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट है। देखिएगा, लेट्स सपोज वही हम 2 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, वही बिस्किट्स और चॉकलेट्स ले लें ताकि हमें क्लियर होता रहेगा यहाँ पर। तो हम इसको चॉकलेट कर देते हैं ताकि हमें वो एक एग्जाम्पल हम शुरू से लेके चल रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। देखें, एक चॉकलेट बनाओगे तो 2 बिस्किट नहीं बना पाओगे, ये हमने नोट किया है। अब 2 के बदले में 4 और 3 के बदले में 6, तो हर एक चॉकलेट बढ़ाने से 2 बिस्किट सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो ये रेशो सेम रहेगा। यानी एक चॉकलेट के बदले में 2 बिस्किट्स, तो 2 चॉकलेट के बदले में 4 बिस्किट्स, 3 चॉकलेट्स के बदले में 6 बिस्किट्स। तो हर दफा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर कांस्टेंट है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो लाइन है ना वो यूं बनेगी सीधी, मतलब कॉनकेव की तरफ यूं नहीं बनेगी। अब आपकी लाइन यूं सीधी बनेगी। तो जब भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लीनियर होगा तो सीधी लाइन बनेगी। रीजन इसका क्या होगा, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास कांस्टेंट होगी। आई गेस यहां तक क्लियर हो जाता है। बाकी कॉन्सेप्ट पूरा वही है, जो पॉइंट अंदर होगा वो इनएफिशिएंट, जो ऊपर होगा वो एफिशिएंट, जो बाहर होगा वो अनअटेनेबल होगा आपके पास। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी हमारे पास, जैसे कि मैंने यहाँ पर B2 माइनस B1 और A2 माइनस A1 लिखा है। इसका मतलब यह है कि जो आप सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और जो आप छोड़ रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल आप बिस्किट्स को नहीं बना रहे ना, तो बिस्किट्स आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो बिस्किट्स को हम ऊपर रखेंगे और इसके 2 पॉइंट्स ले लेंगे, जैसे कि ये और ये है, तो ये B1 हो गया, ये B2 हो गया। सेम एज इट इज जो आप बना रहे हो, जो आपकी चॉइस है, वो आप डिनोमिनेटर में रखोगे। जैसे हम वो बना रहे हैं, चॉकलेट्स बना रहे हैं, तो चॉकलेट्स के 2 पॉइंट ले लिए हमने, ये दोनों। नीचे डिनोमिनेटर में A2 माइनस A1, ये वो हैं जो हम बना रहे हैं, चॉइस है, और ऊपर B2 माइनस B1 जो हम छोड़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला है। तो B2 माइनस B1 मतलब 4 माइनस 2, A2 माइनस A1 मतलब 2 माइनस 1, तो ये आ गया 2 आपके पास। डिनोमिनेटर में 1 होगा, 1 हम लिखते नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखें क्या है, 2 है, मतलब हर एक चॉकलेट बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 बिस्किट्स है, और ये हर दफा सेम होगी। तो इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम लीनियर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट होती है। लास्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज हो रही होती है, और इसका जो कर्व है वो यूं बनेगा आपके पास। इसको बस डिटेल में नहीं, इसको थोड़ा सा समझ लें। यानी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है तो इसमें हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज।
तो अब आप अंदाजा करें, इंक्रीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्केव टू ओरिजिन, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लीनियर, और डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्वेक्स। डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि अब दोनों के रिसोर्सेज कंपैटिबल हैं। चॉकलेट बनाने वाली मशीनरीज बिस्किट्स भी बना सकती हैं, बिस्किट्स बनाने वाली मशीनरीज चॉकलेट भी बना सकती हैं। इसकी लेबर, चॉकलेट की लेबर बिस्किट भी बना सकती है, बिस्किट की लेबर चॉकलेट भी बना सकती है, यानी रिसोर्सेज कंपैटिबल हैं। यहाँ से उठा के वहाँ लेके उस पर लगा सकता हूँ, उससे उठा के इस पर लगा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी हर दफ़ा अगर डिक्रीज हो रही होगी तो ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा, और अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी इंक्रीज हो रही होगी तो ये कॉन्केव टू ओरिजिन होगा, और अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट होगी तो ये लीनियर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लीनियर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा आपके पास। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है। फॉर्मूला अभी हमने रख दिया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, y2 माइनस y1 या b2 माइनस b1 अपॉन x2 माइनस x1 या a2 माइनस a1। इसका मतलब ये है कि ऊपर जो आप सेक्रीफाइस करोगे वो रखोगे, उसके 2 पॉइंट्स, नीचे जो आप बना रहे हो उसके 2 पॉइंट्स रखोगे। ठीक है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।